हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पे कर रहे थे। और अभी तक हमने लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, मतलब 60 इन द सेंस 2075 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग 22 नंबर का जो पार्ट है वो यहाँ पे अपन देखेंगे और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का, तो जैसे मैंने कहा था, ठीक है, आपका मॉर्निंग के लेक्चर में सिर्फ 60 क्वेश्चन ही देखे थे अपन लोगों ने, तो 40 क्वेश्चन में इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल 140 क्वेश्चन अभी इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय के अनुसार निम्न में से कौन सा द्रव्य दीपनीय, शूलग्नि या वागु का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है चव्य, ऑप्शन बी है चित्रक, ऑप्शन सी है मरीच और ऑप्शन डी है पिपलीमूल। तो अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय के अनुसार दीपनीय, शूलग्नि या वागु का घटक नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। मरीच जो है वो आपका दीपनीय, शूलग्नि या वागु का घटक नहीं है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है सेप्टम सोस एस्बेटस बॉडीज इन एस्बेटोसिस। फिर सेकंड स्टेटमेंट है द चेस्ट एक्सरे शोज स्नो स्टोर appearance in the lower two-thirds of the lungs filled in abscesses in light of the above statement। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट सही है? हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट बोला गया है एस्बेटोसिस व्याधि में क्या होता है, स्प्लिट जो होता है थूक में, इस पे जो आपका एस्बेटोसिस बॉडी जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, ये पहला आपका बताया कि स्पेक्ट्रम में जो है आपका स्पर्टोसिस बॉडी दिखाई देते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है स्टोबोसिस व्याधि में। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है स्टोबोसिस व्याधि में जो चेस्ट एक्सरे है उसमें जो लंग्स है उसके नीचे का 2/3 जो भाग होता है उसमें क्या है, स्ट्रोमेटर्स जैसा दिखाई देता है। तो इसका आपको आंसर देना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन। तो देखो, पहला जो है आपका बिल्कुल सही। स्पेक्ट्रम में आपका क्या होता है, एस्बेटोसिस बॉडी जो है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, एस्बेटोसिस में। ठीक है, तो पहला कथन सही है। लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे जो बोला गया है ना कि 2/3 भाग में स्ट्रोम जो आपके स्ट्रोटोमर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो कथन गलत है। तो पहला कथन करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो बोला गया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द फर्स्ट डोज ऑफ रेटिनॉल palmitate in administrate। ऑप्शन ए है ओरली एट 9 month एंड डोज इज 1 lakh IU। ऑप्शन बी है ओरली एट 9 month एंड डोज इज 2 lakh IU। ऑप्शन सी है आपका थ्रू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एट लेफ्ट अपर आर्म एट 16th month एंड डोज इज 1 lakh IU। और लास्ट ऑप्शन है थ्रू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एट अपर आर्म 8-9 month एंड डोज इज 2 lakh IU। तो विटामिन ए की कमी की बचाव के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार रेटिनॉल पामिटेट का सही जो मात्रा है या खुराक है वो कितना है? तो ओरली 9th month में अपन देते हैं। ठीक है, कितना? 1 lakh IU। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहाँ पे आपका बोला गया है, ये आयुर्वेद का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आयुर्वेद में ही आपको बता देता हूँ। आचार्य वांग भट्ट के अनुसार आहार परिणाम कर भावों और उनके कार्य हैं, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको सही को बताना है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में दिया गया है, जैसे उष्मा पचिति,
वायु अपकर्षति, स्नेह मार्दवजन्यति, क्लेद शैथिल्यं उपाद्यति, काल धातु साम्यकः संपद्यते। तो आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बताओ कौन सा सही है। तो देखो, तो ऊष्मा पच्यते बिल्कुल सही है ये तो पहला कथन सही है। फिर दूसरा बोला गया है वायु अपकर्षति, तो वायु का अपकर्षण कार्य है, तो ये भी सतन कथन सही है। फिर स्नेह मार्दव जन्यति, ठीक है, तो स्नेह मार्दव जन्यति यह जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, स्नेह मार्दव जन्यति। इसके अलावा आपका क्या बोला गया है, क्लेद क्लेद शैथिल्य उपाद्यति, ठीक है, तो क्लेद शैथिल्य उपाद्यति ये भी सही है। फिर काल के लिए क्या बोला गया है, धातु शम्य संपद्यते, तो धातु शम्य संपद्यते ये गलत कथन है। तो देख लो ए बी सी डी ये तीनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजसन रीजन से। तो अजसन रीजन में यहाँ पे आयुर्वेद का ही क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। अजसन बोला गया आपका आचार्य चरक के अनुसार अति स्थूल व्यक्ति में कृच्छ्रता होती है। रीजन बताया गया आचार्य चरक के अनुसार अति स्थूल व्यक्ति में वात वृद्धि के फलस्वरूप तीक्ष्ण अग्नि होती है। उपयुक्त कथनों में का अवलोकन करके आपको सही उत्तर चुनना है, बताओ कौन सा सही है। वही 4 ऑप्शन है आपके। तो देखो, सबसे पहले अजसन बोला गया है अस्पर आचार्य चरक कृच्छ्रता इज ए प्रोड्यूस्ड इन अति स्थूल व्यक्ति, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आचार्य चरक के अनुसार अति स्थूल व्यक्ति में कृच्छ्रता होती है, तो यह जो कथन है ये सही है, ठीक है। फिर बोला गया आपका अस्पर आचार्य चरक जो आपका तीक्ष्ण अग्नि है इज प्रोड्यूस ड्यू टू वात वृद्धि इन अति स्थूल व्यक्ति, तो अति स्थूल व्यक्ति में वात वृद्धि के फलस्वरूप तीक्ष्ण अग्नि होती है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, अति स्थूल व्यक्ति में बोला गया है ना, तो अति स्थूल व्यक्ति में वात वृद्धि के फलस्वरूप क्या है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, अजसन और रीजन दोनों सही है, पर यहाँ पे आप देखो दोनों एक दूसरे की किच्छ्रता, ठीक है, और वात वृद्धि ये दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अजसन रीजन सही है, यानी कि assertion and reason are truth but reason is not the correct explanation of assertion। तो आंसर क्या जाएगा आपके यहाँ पे, डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका बताया गया है एज पर सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग योनि व्यापद इज डिस्क्राइब्ड विथ द टर्म दुख प्रशुष्य। तो बताओ सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित किस योनि व्यापद के संदर्भ में दुख प्रशस्य यह वर्णित किया गया है। लोहितक्षरा, प्रस्त्रंसनी, पुत्रग्नि, वामनी किसके लिए बोला गया है। तो प्रस्त्रंसनी के लिए आपका क्या बोला गया है, प्रस्त्रंसनी के लिए आपका दुख प्रसुष्य या बोला गया है, ठीक है, तो दुख प्रसुष्य किसके लिए बोला गया, प्रस्त्रंसनी के लिए बोला गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत सिद्धार्थक तैल उत्तरवस्ती इज यूज्ड इन विच कंडीशन, ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिद्धार्थक तैल उत्तरवस्ती का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवस्था में निर्दिष्ट है। ऑप्शन है अपरापातन, ऑप्शन बी है मकल्लशूल, ऑप्शन सी है मूढ़ गर्भ और ऑप्शन डी है बद्ध योनिवापद। तो सुश्रुत अनुसार सिद्धार्थक तैल का उत्तरवस्ती का जो प्रयोग है वो क्या है, अपरापातन में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अपरा अपतन में करते हैं, ठीक है, तो अपरा अपतन में अपन क्या करते हैं, उत्तरवस्ती का प्रयोग करते हैं सिद्धार्थक तैल का। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
As per Bhel Samhita, in which month is Kshir Yavagu indicated for a pregnant woman? गर्भणी, 5th month, 6th month, 7th month, 8th month। तो भेल संहिता के अनुसार गर्भिणी के लिए क्षीर यवागु का प्रयोग किस मास में निर्दिष्ट है? तो भेल संहिता के अनुसार गर्भिणी के लिए क्षीर यवागु का प्रयोग 5वें मंथ में निर्दिष्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप संहिता अनुसार गर्भिणी गर्भावस्था के किस महीने में कार्श्य से पीड़ित होती है? इजी क्वेश्चन है, 5th, 6th, 7th, 8th। तो कश्यप संहिता के अनुसार गर्भिणी गर्भावस्था के किस महीने में कार्श्य से पीड़ित होती है? तो कश्यप संहिता के अनुसार गर्भिणी गर्भावस्था के 5th मंथ में कार्श्य से पीड़ित होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। शरीर स्थान के असमान गोत्रीय अध्याय के अंतर्गत कश्यप संहिता में इसका आपको वर्णन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हारीत संहिता के अनुसार अर्धचंद्र शस्त्र का प्रयोग निम्नलिखित किसके निष्कर्षण के लिए निर्दिष्ट है? तो हारीत संहिता के अनुसार अर्धचंद्र शस्त्र का प्रयोग निम्नलिखित किसके निष्कर्षण के लिए निर्दिष्ट है? ऑप्शन ए है अपरिहार गर्भ, ऑप्शन बी है मृत गर्भ, ऑप्शन सी है शुष्क गर्भ और ऑप्शन डी है यमला गर्भ। तो हारीत संहिता के अनुसार अर्धचंद्र शस्त्र का प्रयोग निम्नलिखित किसके निष्कर्षण के लिए निर्दिष्ट है? तो हारीत संहिता के अनुसार अर्धचंद्र शस्त्र का प्रयोग मृत गर्भ के लिए निर्दिष्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हारीत संहिता अनुसार पंचकोल यवागु निम्न में से किस प्रकार के मूढ़ गर्भ की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? ऑप्शन ए है कफज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है रक्त पित्तज और ऑप्शन डी है वातज। तो हारीत संहिता के अनुसार पंचकोल यवागु निम्नलिखित किस प्रकार के मूढ़ गर्भ के लिए निर्दिष्ट है? तो हारीत संहिता के तृतीय स्थान का 52/11 ये रेफरेंस है, ठीक है। किसके लिए है? तो हारीत संहिता के अनुसार पंचकोल यवागु जो है वो वातज मूढ़ गर्भ के लिए निर्दिष्टित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हारीत संहिता के अनुसार पंचकोल यवागु निम्नलिखित किस प्रकार के मूढ़ गर्भ में निर्दिष्टित है? ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मत अनुसार या सुश्रुत अनुसार आर्तव अति प्रवृत्ति अंगमर्द और दौर्गंध्य निम्नलिखित किसके लक्षण हैं? आर्तव वृद्धि के, इसके अलावा अश्रिक दर का, रक्तज गुल्म का, रक्तज योनिवापक का। तो आर्तव अति प्रवृत्ति अंगमर्द दौर्गंध्यम यह किसका लक्षण है? तो आर्तव अति प्रवृत्ति अंगमर्द दौर्गंध्यम यह जो है आर्तव वृद्धि का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुश्रुत के अनुसार गर्भ अस्पंदन एवं अनुन्नत कुक्षी किसका लक्षण है? तो सुश्रुत के अनुसार गर्भ अस्पंदन एवं अनुन्नत कुक्षी किसका लक्षण है? गर्भाशय का, गर्भपात का, मूढ़ गर्भ का, मृत गर्भ का। तो सुश्रुत के अनुसार गर्भ अस्पंदन व अनुन्नत कुक्षी किसका लक्षण है? गर्भाशय का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगभट्ट के अनुसार योनि विकारग्न तप्तिम गर्भ परम निम्नलिखित किस योग के विषय में वर्णित है? तो वांगभट्ट अनुसार योनिवात विकारग्न तत्पितम गर्भ परम किसके लिए, किस योग के लिए बोला गया है? ऑप्शन ए है काश्मीर आदि घृत, ऑप्शन बी है फल घृत, ऑप्शन सी है शीत कल्याण घृत और ऑप्शन डी है सुकुमार घृत। तो किसके लिए बोला गया वांगभट्ट के अनुसार? योनिवात विकारग्न तत्पितम गर्भदम परम। तो यह जो है आपका काश्मीरी आदि घृत के लिए बोला गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 सप्ताह की
अनार्तव यानी कि एमिनोरिया पीड़ित महिला में योनि परी यानी कि आपका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह गर्भावस्था की पुष्टि करता है? गुडसॉल्स चिन्ह, गुडसॉल्स साइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्लेम साइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो गया? मेटागोम सॉरी तो मेटगोमरी साइन हो गया। इसके अलावा पिस्केक साइन हो गया। तो कौन सा साइन जो है वो 6 सप्ताह के एमिनोरिया से पीड़ित महिला में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन को जो है पुष्टि करते हैं? तो गुडल्स साइन जो है वो आपका पुष्टि करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्यप संहिता अनुसार घृतपान प्रथमतः शस्यते निम्नलिखित किसकी चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? फक रोग, श्लेष्म ज्वर, स्तन कीलक, स्तन्य विकृति। तो कश्यप संहिता अनुसार घृतपान प्रथमतः शस्यते निम्नलिखित किसकी चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? तो घृतपान प्रथमतः शस्यते यह जो है स्तन कीलक के लिए निर्दिष्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे शायद मैं ऑप्शन ऐड करना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया है, रिक्त स्थान शब्द की पूर्ति कीजिए। अव्यवहात अव्यवहात बल अंग आयु रोगी वर्धते सुखम शिशु धात्र्यो अनपत्ति डैश लक्षणम डैश तद लक्षणम। इसका आंसर क्या होगा आपका? तो शुद्ध क्षीरस्य। ठीक है, ये इसका आंसर होगा आपका शुद्ध क्षीरस्य। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या बोला गया है, अव्यवहात बल अंग आयु रोगी वर्धते सुखम शिशु धात्रेर अनापत्ति शुद्ध क्षीरस्य लक्षणम। ठीक है, क्षीरोत्पत्ति अध्याय का ही है, कश्यप संहिता का श्लोक। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौमार भृत्य विषय में हन्वय है, हन्वय डेश है। एक द्रव्य का नाम, दंत का एक प्रकार, एक व्याधि का प्रकार, माप का एक प्रकार। बहुत इजी है, सबको पता है किसका है, हन्वय। तो हन्वय जो है दंत का प्रकार। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, दंत का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कश्यप मतानुसार 3 मास के वय में निम्नलिखित कौन सा स्वेदन कर्म कराना उचित है? हस्तस्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद, उपनाह स्वेद। तो कश्यप के मतानुसार 3 मास के वय में निम्नलिखित में से कौन सा स्वेदन कर्म कराना उचित है? तो कश्यप के अनुसार 3 मास के वय में हस्तस्वेद स्वेदन कर्म कराना उचित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कश्यप के मतानुसार अभ्यांतर स्नेहपान के लिए सर्वोपयोग अनुपान क्या है? तो कश्यप के अनुसार अभ्यांतर स्नेहपान के लिए सर्वोपयोगी अनुपान क्या है? लाजा, मंड, मुग्धयूष, शीतल जल, उष्ण जल। तो कश्यप के अनुसार अभ्यांतर स्नेहपान के लिए सर्वोपयोगी अनुपान उष्ण जल है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कश्यप मत अनुसार निम्नलिखित कौन सा धूप कफज रोग
एवं ग्रीष्म काल में उपयोग हेतु निर्दिष्ट किया गया है? ऑप्शन ए है आग्नेय धूप, ऑप्शन बी है रक्षाग्नि धूप, ऑप्शन सी है श्री धूप और ऑप्शन डी है वरुण धूप। तो कश्यप के अनुसार निम्न में से कौन सा धूप कफज रोग एवं ग्रीष्म काल में उपयोग हेतु निर्दिष्ट किया गया है? तो वारुण धूप जो है वो आपका बताया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाथ पैर में दर्दनाक सूजन और चिड़चिड़ापन की शिकायत के साथ एक बच्ची क्लिनिक में लाया जाता है। मुंह की जांच करने पर मसूड़ों की अतिवृद्धि और मसूड़े से रक्तस्राव देखा गया। उपरोक्त अवस्था में संभावित प्राथमिक डायग्नोसिस क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का अभाव, ऑप्शन बी है सेप्टिकोबालामिन विटामिन B12 का अभाव, ऑप्शन सी है फॉलिक एसिड का अभाव और ऑप्शन डी है पेरिडॉक्सिन विटामिन का अभाव। क्या होगा? इजी है, एस्कर्बिक एसिड का अभाव। ठीक है, मैच करते चलो। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि च्यवनप्राश में घृत और मधु सम मात्रा में, अजसन रीजन है ये। तो पहला आपका अजसन बोला गया है च्यवनप्राश में घृत और मधु सम मात्रा में होते हुए भी विरुद्ध नहीं है। रीजन बताया गया है क्योंकि घृत एवं मधु के साथ अन्य द्रव्यों के संयोग के कारण वे विरुद्ध नहीं होते। बताओ। तो अजसन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, च्यवनप्राश में घृत और मधु सम मात्रा में होते हुए भी विरुद्ध नहीं है। क्यों विरुद्ध नहीं होते? क्योंकि अन्य द्रव्यों के संयोग के कारण। ठीक है, तो रीजन अजसन की सही व्याख्या करते हैं। अजसन रीजन सही है। आंसर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका दो सूची है। ठीक है, एक आपका जैसे उधर मतलब ये बोल सकते हैं चरक अनुसार अपने को मिलाना है। ठीक है, कौन से जो द्रव्य हैं उनके साथ में, जैसे कि उदर में क्या यूज किया जाता है? तक्र का प्रयोग किया जाता है, तो उदर में तक्र हो गया। ठीक है, विड संघ में, तो विड संघ में आपका दधिमंड का प्रयोग किया जाता है, तो विड संघ में दधिमंड का। अर्श में अपन जो है दाढ़ी मुंबू का प्रयोग करते हैं, तो अर्श में दाढ़ी मुंबू का। इसके अलावा अजीर्ण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अजीर्ण में अपन उष्णंबू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देख लो क्या आंसर जाएगा यहाँ पे? फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, चरक चिकित्सा 13वां अध्याय का है ये, उदर रोग में। ठीक है, अर्श में, अजीर्ण में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक अनुसार निम्न में से कौन सा गुण प्रशस्त शुक्र का नहीं है? ऑप्शन ए है गुरु, ऑप्शन बी है पिच्छुल, ऑप्शन सी है विशद और ऑप्शन डी है अवीर। तो आचार्य चरक अनुसार प्रशस्त शुक्र का कौन सा गुण नहीं है? तो विशद जो है वो प्रशस्त शुक्र का गुण नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक मतानुसार सप्तको द्रव्य संग्रह निम्नलिखित किस व्याधि के संदर्भ में वर्णित है? अतिसार, कुष्ठ, प्रमेह, विसर्प। तो आचार्य चरक अनुसार सप्तको द्रव्य संग्रह निम्नलिखित किस व्याधि के संदर्भ में वर्णित है? तो कुष्ठ के संदर्भ में वर्णित है सप्तको द्रव्य संग्रह। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य चरक अनुसार तैल पंचक का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? अपस्मार, गुल्म, कुष्ठ, उन्माद। तो तैल पंचक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं अपन लोग? गुल्म में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक मतानुसार जब वातज गुल्म में स्नेहपान, निरूह और अनुवासन का उपयोग बार बार करना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बोला गया चरक मतानुसार जब वातज गुल्म में स्नेहपान व निरूह व अनुवासन का उपयोग बार बार किया जा रहा है तो निम्नलिखित अनुरक्षण करना चाहिए। कफ और पित्त,
पित्त, वात और पित्त। तो चरक मत अनुसार जब वातज गुल्म में स्नेहपान, निरोह व अनुवासन का प्रयोग बार बार किया जा रहा है तो निम्नलिखित का अनुरक्षण करना चाहिए। किसका? कफ और पित्त का अनुरक्षण करना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चरक संहिता प्रमेह चिकित्सा अध्याय में वर्णित फल त्रिकादि क्वाथ के सहपान या अनुपान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला आपका बोला गया पिबेत कषाय गुड़ संप्रयुक्ते। सेकंड ऑप्शन है पिबेत कषाय घृत संप्रयुक्ते। फिर बोला गया पिबेत कषाय तैल संप्रयुक्ते। और लास्ट है आपका पिबेत कषाय मधु संप्रयुक्ते। तो चरक संहिता प्रमेह चिकित्सा अध्याय में फल त्रिकादि क्वाथ के लिए सह अनुपान का सही विकल्प क्या है? पिबेत कषाय मधु संप्रयुक्ते। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। क्रीमीज रोग को अपने को यहाँ पे कृमि के प्रकार को रोगों से अपने को मिलाना है। तो देखो सबसे पहला आपका क्या है? पुरीसज कृमि। पुरीसज कृमि किस में देखने को मिलते हैं? तो पांडु में, ठीक है। तो पुरीसज कृमि किस में? पांडु में। इसी प्रकार आपका बात करें जो गंडुपद कृमि है, तो गंडुपद कृमि जो है वो आपको आटोप में देखने को मिलता है। तो गंडुपद कृमि आटोप में। कफज जो कृमि है तो कफज कृमि सिरो रोग में देखने को मिलता है। और रक्तज जो कृमि है वो कुष्ठ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देख लो, मैच कर लो कौन सा जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ए आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा अपस्मार का पूर्व रूप है? बताओ। तो ये आपका हृददाह है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। हृददाह, स्वेदन, निद्रानाश ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हृद कंपन, स्वेद, निद्रानाश। ऑप्शन सी है निद्रानाश, मूर्छा, अस्वेद। और ऑप्शन डी है निद्रानाश, मूर्छा, वेपथु, सॉरी। तो अपस्मार का पूर्व रूप में क्या होता है आपका? हृदय कंपन, स्वेद, निद्रानाश। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अष्टांग हृदय अनुसार हर्ष पिपलिका नाम च संचार निम्नलिखित किस आवरण का लक्षण है? ऑप्शन ए है कफ आवृत वायु का। ऑप्शन बी है मांस आवृत वायु का। ऑप्शन सी है मेद आवृत वायु का। और ऑप्शन डी है रक्त आवृत वायु का। तो अष्टांग हृदय अनुसार हर्ष पिपलिका नाम च संचार निम्नलिखित किस आवरण का लक्षण है? तो हर्ष पिपलिका नाम च संचार यह मांस आवृत वायु का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुष्ठ के प्रकार और उसके दोष के विषय में बताया गया। तो मैच द फॉलोइंग आपको बताना है। तो देखो दद्रु में कौन सा दोष होता है? तो दद्रु में पित्त कफ दोष होते हैं, ठीक है। विचर्चिका में कौन सा होता है? तो विचर्चिका में कफ होते हैं। सिद्म में क्या होता है? तो सिद्म में आपका वात कफ होते हैं। और ऋष जीवा में क्या होता है? तो ऋष जीवा में आपका वात पित्त होते हैं, ठीक है। तो देख लो दद्रु में आपका क्या है? पित्त कफ। विचर्चिका में आपका कफ। सिद्म में आपका बात करें तो वात कफ। और ऋष जीवा में आपका क्या है? तो ऋष जीवा में आपका है वात पित्त। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। चरक निदान स्थान का ये है। नेक्स्ट है आपका अष्टांग हृदय अनुसार विलंबिका में निम्नलिखित किस दोष का अनुबंध होते हैं? कफ पित्त, कफवात। इसके अलावा ये त्रिदोष है, ठीक है, सुधार लेना, त्रिदोष और वात पित्त। तो अष्टांग हृदय के अनुसार विलंबिका में निम्नलिखित किस दोष का अनुबंध होते हैं? ये आपको बताना है। तो अष्टांग हृदय अनुसार विलंबिका में किस दोष का अनुबंध होता है? मैच करते चलो अपने अपने आंसर। वात कफ का अनुबंध होता है विलंबिका में। सॉरी, कफ वात का अनुबंध होते हैं। तो कफ वात का अनुबंध होता है विलंबिका में। मैच करते चलो अष्टांग हृदय के अनुसार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राज्यक्षमा में चरक द्वारा वर्णित तालिस आदि चूर्ण का प्रयोग डैश में किया जाता है? ग्रहणी दोष में, कुष्ठ में, प्रवाहिका में, रक्तपित्त में। तो राज्यक्षमा में चरक द्वारा वर्णित तालिस आदि चूर्ण का प्रयोग डैश में किया जाता है?
किसमें किया जाता है? तो राजश्रम में तालिश आदि चूर्ण का जो प्रयोग है वो क्या है आपका ग्रहणी दोष में किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चरक संहिता के अनुसार पाकस्य चिरात कायश्च गौरवम डैश है। तो चरक संहिता अनुसार पाकस्य चिरात कायश्च गौरवम डैश है। ग्रहणी का पूर्व रूप, ग्रहणी का रूप, कफज ग्रहणी का रूप, वातज ग्रहणी का रूप। चरक संहिता के अनुसार पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम, यह जो है आपका ग्रहणी का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माधव निदान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या उदर्द से संबंधित है? ऑप्शन ए है मंडले, ऑप्शन बी है शशिरा, ऑप्शन सी है वात अधिकम और ऑप्शन डी है आपका कफोज व्याधि। बताओ, चार ऑप्शन नीचे में दिए गए हैं, ए बी सी डी या सी डी या ऑप्शन डी, कौन सा? तो माधव निदान के अनुसार उदर्द के लिए क्या बोला गया है आपका? तो मंडले बोला गया है, शशीरे बोला गया है, ठीक है, तथा यह क्या है आपका कफोज व्याधि है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चरक अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रोग उदावर्त के कारण होने वाला रोग नहीं है? ऑप्शन ए है अर्दित, ऑप्शन बी है हिक्का, ऑप्शन सी है ज्वर और ऑप्शन डी है मनोविकार। चरक अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रोग उदावर्त के कारण होने वाला रोग नहीं है? तो चरक अनुसार हिक्का रोग जो है वो उदावर्त के कारण होने वाला रोग नहीं है, ठीक है। बाकी आपका अर्दित, ज्वर और मनोविकार ये क्या है उदावर्त के कारण होने वाला रोग है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रेवियस डिसीज से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रेवियस डिसीज? ऑप्शन ए है वॉन ग्रीफ साइन, ऑप्शन बी है आपका जोफ्राई साइन और ऑप्शन सी है कर्निक साइन और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे मोबियस साइन। नीचे में आपके ऑप्शन दिया गया है ए बी डी ए या सी। तो देखो आपका ग्रेवियस डिसीज से रिलेटेड कौन सा आपका, तो ग्रेवियस डिसीज में आपका वॉन ग्रीफ साइन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जेफ्राई साइन भी आपको देखने को मिलते हैं और मोबियस साइन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए बी डी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से चारकोट ज्वाइंट से के संदर्भ में सत्य है। तो चारकोट ज्वाइंट के संदर्भ में सत्य है। पहला यहाँ पे बोला गया है यह एक पुराना प्रगतिशील अपक्षीय आर्थोपैथी है, ठीक है। इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव और आर्थ्रोपैथी। फिर दूसरा आपको बोला गया है यह एक दुर्बल स्थिति है जिसमें मौखिक और जननांग अल्सर के साथ पुनरावृत्ति और दर्दनाक पॉलीआर्थराइटिस होता है। इट इज ए रेयर कंडीशन प्रेजेंटिंग विथ recurrent painful polyarthritis with oral and genital ulceration। फिर सी बोला गया है इसमें संवेदना हानि मिलती है, तो इट इज़ ए एसोसिएटेड विथ सेंसरी लॉस। फिर डी बोला गया है यह कोस्टल कार्ड्रल आर्टिकुलेशन का विकार है। इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ कोस्ट कॉर्ड्रल आर्टिकुलेशन। सही विकल्प को आपको चुनना है। ए सी सही है, ए बी डी सही है, सी डी सही है या आपका डी सही है? बताओ।
तो चारकोट ज्वाइंट्स के विषय में सही कथन अगर देखें तो पहला जो बोला गया है यह एक पुराना प्रगतिशील अपक्षयी आर्थोपेटिक है, यानी कि इट इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव एथ्रोपैथी। तो पहला कथन तो सही है। इसके अलावा दूसरा पेनफुल पॉलीआर्थराइटिस नहीं, ये गलत है। तीसरा आपका बोला गया है यहाँ पे इट इज़ एसोसिएटेड विथ सेंसरी लॉस, तो ये भी सही है। ठीक है। डी आपका बोला गया है इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ क्वाड्रल आर्टिकुलेशन, तो डी भी गलत है। तो ए एंड सी सही है। देख लो ऑप्शन का है, फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा उन्माद का प्रकार है? ऑप्शन ए है मन से व दुख से, ऑप्शन बी है चार यहाँ पे दिए गए हैं, मन से व दुख से, रक्तज, भूत, कालज। तो ऑप्शन आपका दिया गया है ए, सी, ए, बी, डी, ए एंड डी। बताओ कौन सा है उन्माद का प्रकार सुश्रुत के अनुसार? तो मन से च दुख से, मन से च दुखेन, यह जो है आपको उन्माद का प्रकार है किसके अनुसार? सुश्रुत के अनुसार। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। मनसेन च दुखेन, ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित किस शलाका यंत्र का प्रयोग अग्निकर्म के लिए किया जाता है? अंकुशवदन, द्रव्याकृति, खल्लमुखी, होलस्थी, मात्रामुख, सर्पुंकमुखी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस शलाका यंत्र का प्रयोग अग्निकर्म के लिए किया जाता है? तो अंकुश वदन जो शलाका है उसका प्रयोग अग्निकर्म के लिए किया जाता है। मैच करते चलो। तो सुश्रुत मतानुसार कौन से शलाका यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निकर्म के लिए तो अंकुश वदन का जो है प्रयोग किया जाता है अग्निकर्म के लिए। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्बूरा जलौका का एक लक्षण है? अंजन चूर्णवर्णी, छिन्न उन्नत कुक्षी, गोवृषण अधोभाग, कृष्णमुखी। तो सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्बूरा जलौका का एक लक्षण है? तो छिन्न उन्नत कुक्षी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। कर्बूरा जलौका का लक्षण क्या है? छिन्न उन्नत कुक्षी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मर्मछत का है? ऑप्शन ए है कुब्जता है, ठीक है, सुधार लेना, इंग्लिश में सही लिखा है कुब्जता। फिर ऑप्शन बी है आपका पर्वभेद, ऑप्शन सी है संलयन, और ऑप्शन डी है आपका तुमुल रुज। तो सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सा लक्षण मर्मछत का है? तो संलयन जो है वो आपका मर्मछत का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि में कुलत्थ के समान कृष्ण स्फोट उत्पन्न होते हैं? क्षतज विसर्प, पित्तज ग्रंथि, शैल्यज नाड़ी, उत्तम शुक दोष। तो सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्याधि में कुलत्थ के समान कृष्ण स्फोट उत्पन्न होते हैं? तो सुश्रुत मतानुसार क्षतज विसर्प में कुलत्थ के समान कृष्ण स्फोट उत्पन्न होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? क्षतज विसर्प। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पंसिका में मिलता है? तो निम्न में से कौन सा लक्षण सुश्रुत के अनुसार पंसिका में मिलते हैं? ऑप्शन ए है पद्म पुष्कवत, ऑप्शन बी है शालुकावत, ऑप्शन सी है विसर्पवत, और ऑप्शन डी है यावकार। तो सुश्रुत मतानुसार निम्न में से कौन सा लक्षण पंसिका में मिलते हैं? तो शालुकावत जो लक्षण है वो आपको पंसिका में देखने को मिलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार व्रण रोपण के पश्चात सवर्णीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो सुश्रुत मतानुसार व्रण रोपण के पश्चात सवर्णीकरण हेतु निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है?
तो ऑप्शन ए है गांगेष्ठी, ऑप्शन बी है करुण्यक, करुण्यटक, ऑप्शन सी है पलक्ष और ऑप्शन डी है रोहिणी फल। तो सुश्रुत मतानुसार वृण रोपण के पश्चात सवर्णीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो सुश्रुत मतानुसार वृण रोपण के पश्चात सवर्णीकरण हेतु रोहिणी फल का प्रयोग किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार एरवारु बीज प्रतिमम पिंड का मंद वेदना निम्नलिखित में से किस व्याधि का लक्षण है? तो सुश्रुत मतानुसार एरवारु बीज प्रतिमम पिंडिका मंद वेदना किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है अंजनामिका, ऑप्शन बी है अर्शोवत्म, ऑप्शन सी है शुष्कार्श और ऑप्शन डी है वत्मर्श। तो सुश्रुत मतानुसार एवारु बीज प्रतिमा पिंडिका मंद वेदना निम्नलिखित में से किस व्याधि का लक्षण है? तो सुश्रुत मतानुसार एवारु बीज प्रतिमा पिंडिका मंद वेदना किस व्याधि का लक्षण है? तो अर्शोवत्म का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनियर्स डिसीज के लक्षण हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है चक्कर आना, प्रवाहिका श्रवण हानि, टिनेटस और कर्ण पूर्णता यानी कि वर्टिगो, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, टिनिटस एंड ओरल फुलनेस। ऑप्शन बी है वर्टिगो, डेफनेस, टिनेटस, वोमिटिंग। ऑप्शन सी है वर्टिगो, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, टिनिटस, ओरल फुलनेस। और ऑप्शन डी है आपका वर्टिगो, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, टिनिटस, वोमिटिंग। तो बताओ मिनियर्स डिसीज का लक्षण कौन से हैं? तो वर्टिगो देखने को मिलते हैं, सेंसरी हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है, टिनिटस देखने को मिलते हैं और ओरल फुलनेस देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगभट अनुसार क्षार बुद्बुदोपमम और पृथुमूल निम्नलिखित किस व्याधि का लक्षण है? तो वांगभट अनुसार क्षार बुद्बुदोपम और पृथुमूल निम्नलिखित किस व्याधि का लक्षण है? ऑप्शन ए है कृमि ग्रंथि, ऑप्शन बी है पित्त स्राव, ऑप्शन सी है पुजालस और ऑप्शन डी है उपनह। तो वांगभट अनुसार क्षार बुद्बुदोपमम और पृथुमूल निम्नलिखित किस व्याधि का लक्षण है? तो क्षार बुद्बुदोपमम तथा पृथुमूल यह जो है आपका उपनह का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित किस प्रकार के अधिमंत में शिरोदह का लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिमंत में शिरोदह का लक्षण उत्पन्न होते हैं? कफज अधिमंत, पित्तज अधिमंत, रक्तज अधिमंत, वातज अधिमंत। तो सुश्रुत मतानुसार पित्तज अधिमंत में शिरोदह के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका? पित्तज अधिमंत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 2 यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ये अपने को मिलाना है। ठीक है, इधर आपके नेत्रगत रोग हैं और उसके लक्षण है। तो देखो श्यावत्म में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो श्यावत्म का लक्षण है दह कंडु परिक्लेदी। ठीक है, तो दह कंडु परिक्लेदी ये क्या है आपका? श्यावत्म का लक्षण है। इसी प्रकार बात करें क्लिन्नवत्म, तो क्लिन्नवत्म का लक्षण क्या है? तो कंडु निस्तोद भूयिष्टम। क्लिन्नवत्म का लक्षण क्या है आपका? कंडु निस्तोद भूयिष्टम। इसी प्रकार आपका अक्लिन्नवत्म का क्या लक्षण है? तो अक्लिन्नवत्म का लक्षण है आपका वत्मयानी परिपक्कानी। ठीक है, तो वत्ममाने परिपक्कानी ये जो है आपका क्या है? अक्लिन्नवत्म का लक्षण है। और आपका वत्मर्श का लक्षण क्या है? तो दह कंडु रुजोपेत। तो दह कंडु रुजोपेत ये किसका लक्षण है आपका? तो अर्शोवत्म का लक्षण है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जब श्यावत्म आया तो परिक्लेद आ रहे हैं। ठीक है, तो श्यावत्म में दह कंडु के साथ है परिक्लेद। ठीक है, श्यावत्म में। और क्लिन्नवत्म में क्या था? निस्तोद भूयिष्टम। कंडु के साथ में क्या था? निस्तोद है, तो क्या है आपका? क्लिन्नवत्म है। फिर अक्लिन्नवत्म में क्या था? तो अक्लिन्नवत्म में परिपक्कानी। ठीक है, तो वत्मन्या परिपक्कानी ये क्या है आपका? अक्लिन्नवत्म का है। और वत्मर्श में क्या है आपका? तो वत्मर्श के अंतर्गत आपका दह कंडु रुजोपन।
ठीक है, तो द, कंडू और ऊर्जा होती है मत मार्च में। तो देख लो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर, सॉरी बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशय का उपद्रव नहीं है? ऑप्शन ए है अग्निसाद, ऑप्शन बी है बाधिर्य, ऑप्शन सी है शोप और ऑप्शन डी है श्वास। तो सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशय का उपद्रव नहीं है? तो प्रतिशय में अग्निसाद, बाधिर्य, शोप यहाँ देखने को मिलते हैं। श्वास जो है वो आपको उपद्रव में नहीं आता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आपत्तिजनक विज्ञापन पर रेगुलेशन प्रदान करते हैं? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आपत्तिजनक विज्ञापन पर रेगुलेशन प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1954, ऑप्शन बी है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑप्शन सी है आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, फार्मेसी एक्ट 1948। तो कौन सा जो है आपत्तिजनक विज्ञापन जो है उसके लिए निबंधन या फिर रेगुलेशन प्रदान करते हैं? तो ड्रग एंड मैजिक एक्ट, ड्रग एंड रेमेडी एक्ट, ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट जो है, ठीक है, गलती से मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोल दिया था। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 जो है वो आपत्तिजनक विज्ञापनों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? तो बोला गया है कि दुर्लभ चिकित्सा स्थिति के इलाज तो ऐसी दवा जो दुर्लभ चिकित्सा स्थिति के इलाज के लिए विकसित की गई है वह है, ठीक है, तो ऐसी दवा जो दुर्लभ चिकित्सा स्थिति के इलाज के लिए विकसित की गई है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है एडॉप्टेड ड्रग, ऑप्शन बी है न्यू केमिकल एंट्री, ऑप्शन सी है नेवो मोलिक्यूल और ऑप्शन डी है ऑर्फेन ड्रग। क्या कहलाते हैं? ऐसी दवा जो दुर्लभ चिकित्सा स्थिति या रेयर मेडिकल कंडीशन के लिए विकसित की जाती है, क्या कहलाती हैं? तो ऑर्फेन ड्रग कहलाती है। मैच करते ऑर्फेन ड्रग कहलाती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क है। ऑप्शन ए है एडवर्टाइजमिंग विज्ञापन मीडिया, ऑप्शन बी है उपरोक्त अधिकार यानी कि कंज्यूमर राइट, ऑप्शन सी है बौद्धिक संपत्ति यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ऑप्शन डी है स्टेटस सिंबॉलिस यानी कि स्थिति पूरक प्रतीक। तो कॉपीराइट ट्रेडमार्क क्या है आपका? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक द्वारा वर्णित शोधकर्ता या फिर ये बोल सकते हैं शोधकर्ता के 6 सर्वश्रेष्ठ गुणों में से चरक द्वारा वर्णित गुण शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसा करके इसका सेंटेंस प्रॉपर बनेगा कि शोधकर्ता के 6 सर्वश्रेष्ठ गुणों में चरक द्वारा वर्णित कौन सा गुण शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है अर्थोत्पत्ति, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है तत्पर और ऑप्शन डी है वितर्क। चरक द्वारा वर्णित शोधकर्ता के 6 श्रेष्ठ गुणों में कौन सा गुण शामिल नहीं है? तो क्रिया, तत्पर, वितर्क ये जो है शामिल है, अर्थोत्पत्ति शामिल नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए हो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आयुर्वेद शिक्षण अनुसंधान संस्थान ITR जामनगर, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी आयुर्वेद होम्योपैथी संस्थान शिलांग। तो कौन से संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? तो ITR जामनगर को दी गई है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ग्लोबल सेंट्रल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में किस देश को चुना गया है? इंडिया को चुना गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिग्पा इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है सोआ रिग्पा? ऑप्शन ए है धर्मशाला, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है शिमला। तो सोआ रिग्पा कहाँ है? लेह में। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिग्पा लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी है काशीपुर, ऑप्शन सी है पासीघाट और ऑप्शन डी है सिलीगुड़ी। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो पासीघाट में स्थित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 मई 2020 को औषधीय पौधों की खेती एवं कटवाई के बाद प्रबंधन हेतु शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा है? द प्रोग्राम लॉन्च ऑन 15 मई 2020 फॉर कल्टिवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट इज, कौन सा है आपका? प्रधानमंत्री वृक्ष आयुर्वेद योजना, प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, सरदार पटेल हरित योजना, सरदार पटेल वृक्ष आयुर्वेद योजना। तो प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। मैच कर दे चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पे आपका बताया गया है, तो पुनरामते शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो पुनरामते शब्द में प्रयुक्त संधि है पहला है आपका अनुनासिक संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, विसर्ग संधि। तो पुनरामते शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? मैच करते चलो विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चरक मतानुसार मध्य विभ्रंश मात्रा किसके संदर्भ में वर्णित है? स्नेह की हास्व, स्नेह की मध्यम मात्रा, स्नेह की प्रधान मात्रा और स्नेह की मध्य मात्रा, सॉरी श्वेत की मध्य मात्रा। चरक मतानुसार मध्य विभ्रंश किसके लिए है? स्नेह की मध्यम मात्रा के लिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक मतानुसार अन्न आवृत जन्य अनुवासन वस्ती व्यापद की चिकित्सा क्या है? तो चरक मतानुसार अन्न आवृत जन्य अनुवासन वस्ती व्यापद की चिकित्सा क्या है? ऑप्शन ए है दसमूल निरूह वस्ती, ऑप्शन बी है मृदु विरेचन, ऑप्शन सी है तीक्ष्ण विरेचन और ऑप्शन डी है उदावर्तहर चिकित्सा। तो चरक मतानुसार अन्नावृत जन्य अनुवासन वस्ती व्यापद की चिकित्सा क्या है? तो चरक मतानुसार अन्नावृत्ति जन्य अनुवासन वस्ती व्यापद की चिकित्सा क्या है? दसमूल निरूह, मृदु विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन, उदावर्तहर चिकित्सा। तो अपन अन्नावृत जन्य अनुवासन वस्ती व्यापद में क्या करते हैं? मृदु विरेचन कराते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सदा आतुर के लिए उपयुक्त वस्ती कौन सी है चरक अनुसार? तो सदा आतुर के लिए उपयुक्त वस्ती कौन सी है चरक अनुसार? भद्रादि स्थापन वस्ती, देव, इसके अलावा देवव्यादि स्थापन वस्ती, देवद्यादि स्थापन वस्ती, निकुंभ तैल का अनुवासन वस्ती, सेंधावादी तैल का अनुवासन वस्ती। तो चरक मतानुसार सदा आतुर के लिए उपयोग वस्ती कौन सी है? तो सदा आतुर के लिए देवव्यादि स्थापन वस्ती जो है वो आपका उपयुक्त है।
आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधमन नस्य के लिए नली की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चरक अनुसार है। ठीक है, तो चरक अनुसार प्रधमन नस्य के लिए नलिका की लंबाई कितनी अंगुल होनी चाहिए, 10 अंगुल, 12 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल। तो प्रधमन नस्य के लिए नलिका की जो लंबाई है वो चरक अनुसार 6 अंगुल होनी चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वमनोपग महाकसाय में नहीं है, द्रोण पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, सदा पुष्पी, सण पुष्पी। तो कौन सा वमनोपग महाकसाय में नहीं है, तो द्रोण पुष्पी आपका नहीं है, ठीक है, प्रत्येक पुष्पी, सदा पुष्पी, सण पुष्पी है, द्रोण पुष्पी नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ये आंसर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के किस अधिष्ठान के कारण हृत पीड़ा, मूर्छा, तालुदह जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है। धतुरा, पत्र, फल, पुष्प। एक मिनट, हाँ। तो क्या क्वेश्चन था आपका, सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के किस अधिष्ठान के कारण हृत पीड़ा, मूर्छा, तालुदह जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। तो धातु, ठीक है, तो धातु, पत्र, फल, पुष्प, तत्व, तो धातु के कारण होता है ये सब जो लक्षण है वो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत संहिता कल्प स्थान अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य दूषी विषकारी अगत का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है एला, ऑप्शन बी है जटामांसी, ऑप्शन सी है पिपली और ऑप्शन डी है यष्टि मधु। तो सुश्रुत संहिता कल्प स्थान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य दूषी विषादी अगत का घटक नहीं है। तो एला, जटामांसी, पिपली है, यष्टि मधु नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, यहाँ पे आपके जो ड्रग हैं वो दिए गए हैं और उसको अपने को मैच करना है। तो एंटीडोट है, ठीक है, और उसके इंडिकेशन। तो देखो जैसे कि आपका जो बात करें, जो नेलेक्सोन है, तो नेलेक्सोन का आपका, नेलेक्सोन में अपन क्या देते हैं, तो नेलेक्सोन में जो सॉरी नेलेक्सोन एंटीडोट किसका है, तो नेलेक्सोन जो है वो आपका ओपीएम का है। फिर यहाँ पे आपका एथेनॉल, एथेनॉल किसका है, तो एथेनॉल जो है आपका एथाइल ग्लाइकोल का है, तो सॉरी एथिलीन ग्लाइकोल के हैं, ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का क्या है आपका एथेनॉल हो गया। फिर है आपका
एसिटाइल सिस्टीन का, तो एसिटाइल सिस्टीन का क्या है, तो पैरासीटामोल है। और पेनिसिलिन का क्या है, तो पेनिसिलियम का आपका, तो पेनिसिलियम का आपका है कॉपर। तो देख लो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के अभाव में गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी है आपका फोलियर डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी है विटामिन सी डेफिशिएंसी और ऑप्शन डी है जिंक डेफिशिएंसी। तो किस तत्व के अभाव में गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं, तो फोलेट डेफिशिएंसी के अभाव में गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं, तो फोलेट डेफिशिएंसी। आंसर क्या जाएगा, सेकंड। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है यहाँ पे, तो मधुरत्व को साक्षात्कार करने में हेतु इंद्रिय सन्निकर्ष है, हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। ऑप्शन ए समवाय, ऑप्शन बी है संयोग, ऑप्शन सी है संयुक्त समवाय और ऑप्शन डी है संयुक्त संवेद समवाय। तो मधुरत्व को साक्षात्कार करने हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, तो मधुरत्व को साक्षात करने हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कौन से हैं, तो संयुक्त संवेद समवाय है। ठीक है, संयुक्त संवेद समवाय। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजसन रीजन। तो यहाँ पे अजसन बोला गया है कि तक्र को शीतकाल व अग्निमाध्य वात व्याधि अरुचि एवं स्रोतोरोध में निर्देश किया गया है भाव प्रकाश के अनुसार। ठीक है, तो ये भाव प्रकाश के अनुसार है कि तक्र को शीतकाल, अग्निमाध्य, वात व्याधि, अरुचि एवं स्रोतोरोध में निर्देश किया गया भाव प्रकाश के अनुसार। रीजन बोला गया है क्योंकि तक्र जो है वो उष्ण वीर्य, दीपनीय, कषाय, मधुर रस युक्त होते हैं। तो आपके चार ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं नोट आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, तो राइट आंसर है आपका रीजन अजर्शन दोनों सही है। ठीक है, और रीजन अजर्शन की सही व्याख्या करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज द साइट ऑफ सिक्रेटिंग हार्मोन सिक्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर देना है आपको, विच इज द साइड ऑफ सिक्रेटिंग हार्मोन सिक्रेशन। जी सेल्स ऑफ एंड्रम, I cells of duodenum, L cells of intestine, S cells of duodenum. So which is the site of secreting hormone secretion? तो S cells of duodenum। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सुश्रुत के अनुसार है, ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, ऐड कर लेना, सुश्रुत के अनुसार है। तो पुरुष का कार्य क्लेद वहन करना है सुश्रुत अनुसार। सेकंड स्टेटमेंट है सुश्रुत अनुसार मूत्र का कार्य वस्ती पूरण है। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन है, दोनों सही, दोनों गलत, पहला सही या दूसरा बस सही।
तो देखो यहाँ पे जो बोला गया है सुश्रुत अनुसार पुरुष का कार्य क्लेद वहन करना है, तो ये पहला कथन गलत है, ठीक है, ये सुश्रुत। और दूसरा आपका बोला गया है कि मूत्र का कार्य वस्ती पूरण है, तो ये कथन सही है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। यहाँ पे मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वर्ण और स्पर्श ज्ञान किस शिरा का कार्य है? ऑप्शन ए है कफ वह, ऑप्शन बी है पित्त वह, ऑप्शन सी है रक्त वह और ऑप्शन डी है वात वह। तो सुश्रुत के अनुसार वर्ण और स्पर्श ज्ञान किस शिरा का कार्य है? तो सुश्रुत के अनुसार वर्ण और स्पर्श ज्ञान रक्त वह शिरा का कार्य है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्पर टर्नर सिंड्रोम किस नर्व पर कंप्रेशन पड़ने के कारण होते हैं? तो कार्पर टर्नर सिंड्रोम किस नर्व पर कंप्रेशन पड़ने के कारण होते हैं? इसका आंसर आपको देना है। मीडियन नर्व हो गया, इसके अलावा मस्कुलो क्यूटेनियस हो गया, रेडियल हो गया और आपका अल्नर हो गया। कौन से नर्व है? कार्पर टर्नर सिंड्रोम मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण होते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचपचा निम्न में से किस द्रव्य का पर्याय है? ऑप्शन ए है दारू हरिद्रा, ऑप्शन बी है हरिद्रा, ऑप्शन सी है कटुकी और ऑप्शन डी है निम्ब। तो पंचपचा किस द्रव्य का पर्याय है? तो पंचपचा दारू हरिद्रा का पर्याय है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भाव प्रकाश अनुसार अतिविषा का अभाव प्रतिनिधि द्रव्य निम्न में से कौन से है? ऑप्शन ए है चित्रक, ऑप्शन बी है दाड़िम, ऑप्शन सी है कूटज और ऑप्शन डी है मुस्ता। तो भाव प्रकाश के अनुसार अतिविषा का अभाव प्रतिनिधि द्रव्य निम्न में से कौन से है? तो भाव प्रकाश के अनुसार अतिविषा का अभाव प्रतिनिधि द्रव्य मुस्तक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार विरेचन द्रव्य का पंचभौतिक संगठन क्या है? ऑप्शन ए है पृथ्वी अग्नि, ऑप्शन बी है पृथ्वी जल, ऑप्शन सी है वायु और ऑप्शन डी है वायु अग्नि। तो सुश्रुत के अनुसार विरेचन द्रव्य का पंचभौतिक संगठन क्या है? क्या है? पृथ्वी जल। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाव प्रकाश अनुसार श्रेष्ठ हरितिकी फल का वजन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है 2 कर्ष, ऑप्शन बी है 2 मास, ऑप्शन सी है 2 मासों, ऑप्शन सी है कर्ष और ऑप्शन डी है कोर। तो भाव प्रकाश के अनुसार श्रेष्ठ हरितिकी फल का वजन क्या होना चाहिए? तो भाव प्रकाश के अनुसार श्रेष्ठ हरितिकी फल का जो वजन है वो 2 कर्ष होना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नोक्त कौन सा प्रलापक विषय अहिफेन, भल्लातक, धतुरा, कपिलू। तो निम्न में से कौन सा प्रलापक विषय? तो आपका धतुरा जो है वो प्रलापक विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। मैच करते चलो। तो यहाँ पे आपका बताया गया है मरणांतर परिवर्तन के संबंध में गलत कथन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पोस्टमार्टम चेंजेस? पहला बोला गया मृत्यु के पश्चात शरीर का ठंडा होना एल्गर मोर्टिस है, ठीक है। दूसरा आपका बोला गया है कि मृत्यु के 3 घंटे पश्चात मृत्योत्तर अभिरंजन स्थायी हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा आपका बोला गया है पतन भवन यानी कि प्यूट्रिफिकेशन विलंबित मरणोत्तर परिवर्तन है यानी कि पोस्टमार्टम चेंज है। और आपका बाह्य रूप में मृत्योत्तर संकोच अक्षिपलक के प्रारंभ होते हैं यानी कि राइगर मोर्टिस स्टार्टेड फर्स्ट इन आईलिड एक्सटर्नली।
तो सही आंसर बताना है आपको। तो पोस्टमार्टम स्टार्टिंग बिकम परमानेंट आफ्टर 3 आवर्स ऑफ डेथ। आंसर क्या जाएगा आपका? 3 आंसर जाएगा, सॉरी बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाक सदृश श्वेत दंत निम्नोक्त किसकी विषाक्तता का लक्षण है? तो चाक सदृश श्वेत दंत किसकी विषाक्तता का लक्षण है? कार्बोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो चौक सदृश मतलब चौक की वाइट टीथ आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच फॉलोइंग पॉइजन? तो सल्फ्यूरिक एसिड का है ये। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार फेन आगमन, विड़भेद तथा गुरुजीवा किस प्रकार के विष का लक्षण है? तो सुश्रुत अनुसार फेन आगमन, विड़भेद तथा गुरुजीवा किस प्रकार के विष का लक्षण है? ऑप्शन है धतुरा, ऑप्शन बी है कंद, ऑप्शन सी है क्षीर और ऑप्शन डी है फल। तो सुश्रुत अनुसार फेन आगमन, विड़भेद तथा गुरुजीवा किस प्रकार के विष का लक्षण है? तो क्षीर विष का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसवांग भट्ट निर्मित औषधियों को रसशाला के किस दिशा में रखने को वीर्यता देते हैं? तो रसवांग भट्ट निर्मित औषधियों को रसशाला के किस दिशा में रखने को वीर्यता देते हैं? ऑप्शन ए है अधस्थ कोण, ऑप्शन बी है ईशान कोण, ऑप्शन सी है नैत्य कोण और ऑप्शन डी है वायव्य कोण। तो रसवांग भट्ट निर्मित औषधियों को रसशाला में किस दिशा में रखने का वीर्यता देते हैं? तो औषधियों को ईशान कोण में रखा जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रस रत्न समुच्चय के अनुसार गंधक द्रुति निर्माण के लिए वस्तु का क्या प्रमाण होते हैं? ऑप्शन ए है अर्तनी प्रमाण, ऑप्शन बी है द्विविस्तरी प्रमाण, ऑप्शन सी है राजहस्त प्रमाण और ऑप्शन डी है वितस्ती प्रमाण। तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार गंधक द्रुति निर्माण के लिए वस्तु का क्या प्रमाण होता है? तो अर्तनी प्रमाण होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारंगधर के अनुसार तंडुलोदक निर्माण में औषध एवं जल का अनुपात क्या होते हैं? ऑप्शन ए 1:16, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 1:4 और ऑप्शन डी है 1:8। तो सारंगधर के अनुसार तंडुलोदक निर्माण में औषध द्रव्य एवं जल का अनुपात क्या होते हैं? तो सारंगधर के अनुसार तंडुलोदक निर्माण में औषध द्रव्य और जल का अनुपात कितना होता है? 1:8। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस रत्न समुच्चय के अनुसार निम्नलिखित में से किस मूसा की उष्णता सहन क्षमता 2 याम है? रस रत्न समुच्चय के अनुसार निम्नलिखित में से किस मूसा की उष्णता सहन क्षमता 2 याम है? ऑप्शन ए है गार मूषा, ऑप्शन बी है मंडूक मूषा, ऑप्शन सी है वर मूषा और ऑप्शन डी है योग मूषा। तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार किस मूषा की उष्णता सहन क्षमता 2 याम है? तो गार मूषा की उष्णता क्षमता जो है वो आपका 2 याम है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस रत्न समुच्चय के अनुसार मुख्य अर्थ क्या है? मुख का अर्थ क्या है? तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार मुख का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है 164 भाग AU का HG में मिश्रण करना, ऑप्शन बी है 160 भाग AU का कॉपर में मिश्रण करना, ऑप्शन सी है 164 भाग AU का AG में मिश्रण करना और ऑप्शन डी है 164 भाग CU का HG में मिश्रण करना। तो मुख का अर्थ क्या है रसरत्न समुच्चय के अनुसार? तो यहाँ पे आपका 1/64 भाग AU का HG में मिश्रण करना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आपका मुख कहलाता है, मुख का अर्थ है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर।
तो नेक्स्ट है आपका सारंगधर के अनुसार निम्नोक्त कौन सा दशांग लेप का घटक है? जटामांसी, मंजिष्ठा, मुस्ता, परपटा। तो सारंगधर के अनुसार निम्नोक्त में से कौन सा दशांग लेप का घटक है? तो सारंगधर के अनुसार जटामांसी जो है वो आपका क्या है? दशांग लेप का घटक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजर्सन रीजन से रिलेटेड। पहला आपका यहाँ पे दिया गया है अजर्सन द्वितीय क्रियाकाल अन्य द्वेष हृदय क्लेदियो। ठीक है, तो द्वितीय क्रियाकाल में अन्य द्वेष हृदय क्लेदियो। रीजन बताया गया है कफस्य प्रकोपे लिंगम। तो आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन वही है। तो द्वितीय क्रियाकाल में क्या है? अन्न द्वेष हृदयोत्क्लेद। तो अन्न द्वेष हृदयोत्क्लेद यह द्वितीय क्रियाकाल का लक्षण है। क्यों? क्योंकि कप प्रशेको लिंगम, क्योंकि कप प्रकोपो लिंगम। ठीक है, तो कप प्रकोप के कारण, कप प्रकोप के कारण होता है ये। तो अजर्सन और रीजन दोनों ट्रू है। रीजन अजर्सन की सही व्याख्या करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस रेबीज रोग का कारण है? बताओ। अल्फा वायरस टाइप 2, फ्लेवी वायरस ग्रुप बी, लेजी वायरस टाइप 1, टैगा वायरस ग्रुप बी। तो निम्नोक्त में से कौन सा वायरस रेबीज का कारक है? कारण है। तो लेजा वायरस टाइप 1। तो लेजा वायरस टाइप 1। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य नमस्कार में आसनों का क्रम अवस्थित कीजिए। पहला आपका बोला गया है प्रार्थनासन, और उसके बाद में पर्वतासन, फिर है आपका अश्व संचलासन, फिर पादहस्तासन, फिर हस्त उत्सासन। तो क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग सूर्य नमस्कार में? तो सूर्य नमस्कार में सर्वप्रथम प्रार्थना आसन करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं अपन लोग? हस्त उत्थासन करते हैं। तो हस्त उत्थासन हो गया। फिर क्या करते हैं अपन लोग? पर्वतासन करते हैं। पर्वतासन आसन बोलता हूँ। अपन लोगों ने पीछे किया, ठीक है, बॉडी को हस्त उत्थासन किया। फिर उसके बाद में पाद हस्तासन करते हैं। फिर क्या करते हैं? पाद हस्तासन करते हैं। इसके बाद में क्या है? अश्व संचलासन करते हैं। और लास्ट में आपका पर्वत के समान बन जाते हैं, तो पर्वतासन। तो आपका क्या है? कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किस रोग में कैरियर अवस्था नहीं देखी गई है? ठीक है, तो कैरियर अवस्था किसमें नहीं देखी गई है? ऑप्शन ए है कोलेरा, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है मिजल्स और ऑप्शन डी है आपका टाइफाइड। तो किस रोग में कैरियर अवस्था नहीं देखी गई है? कैरियर अवस्था किसमें नहीं होती है? तो मिजल्स में नहीं होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजर्सन रीजन से रिलेटेड है। पहला अजर्सन बोला गया है यहाँ पे नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ 100 बार दबाने को अग्निसार क्रिया कहा जाता है। ठीक है, यह आपका अजर्सन है। रीजन बोला गया है अग्निसार क्रिया अग्नि एवं मेदवर्धन हेतु किया जाता है। तो बताओ, 4 ऑप्शन है आपके। तो देखो, नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ 100 बार दबाने की प्रक्रिया को क्या है? अग्निसार क्रिया कहते हैं। तो अजर्सन बिल्कुल सही है। रीजन जो बताया गया अग्निसार क्रिया अग्नि एवं मेदवर्धक होता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो अजर्सन सही है बट रीजन गलत है। क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग दिया गया है। ठीक है, जो डिस्पोजल है उसको कलर कोड के अनुसार बैग में अपने को यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि वेस्ट जो सार्प है, ठीक है, तो वेस्ट सार्प को अपन कौन से बैग में रखते हैं? तो वेस्ट सार्प जो है वो आपके वाइट में जाता है। तो वेस्ट सार्प वाइट में। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका जो
जो डिस्कार्डेड मेडिसिन जो होते हैं, ठीक है, जो डिस्कार्डेड मेडिसिन वाइल जो होते हैं वो किस में जाते हैं, तो वो आपका कार्बोनेट बॉक्स विथ ब्लू कलर मार्किंग, ठीक है, तो कार्बोनेट बॉक्स विथ ब्लू कलर मार्किंग में आपका क्या जाता है, तो ब्लू कलर मार्किंग में आपका डिस्कार्डेड मेडिसिन जो वाइल है वो जाते हैं। कैथेटर्स किस में जाता है, तो रेड में जाता है, तो कैथेटर्स किस में, रेड में है। और आपका डिस्कार्डेड लाइन जो है, तो डिस्कार्डेड लाइन येलो बैग में जाता है, तो डिस्कार्डेड लाइन येलो बैग में। तो वेस्ट शार्प किस में, वाइट में। डिस्कार्डेड मेडिसिन वाइल वो आपका कार्बोनेट बॉक्स जो ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा कैथेटर्स रेड में जाते हैं और आपका जो डिस्कार्डेड लाइन जो है वो आपके येलो में जाता है। तो देख लो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सेकंड जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित कौन से धूप द्रव्य का वायु शोधन हेतु प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है, यहाँ पे आपके दिए गए हैं ऑप्शन, तो ए पहला दिया गया है लाक्षा हरिद्रा, फिर है बी में बोला गया है अतिविषा हरितिकी, सी में बोला गया है मुस्ता कुष्ठ, डी में बोला गया है हरिद्रा अतिविषा हड़ताल, ई में बोला गया है मुस्ता कुष्ठ मनासीला। सही उत्तर अपने को छांटना है। तो सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन से धूपन द्रव्य का वायु शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ए डी, ए बी सी, बी ई, ई डी। तो वायु शोधन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, लाक्षा हरिद्रा का तो करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा अतिविषा हरितिकी का भी करते हैं, ठीक है। फिर आपका मुस्ता व कुष्ठ का भी किया जाता है। हरिद्रा हड़ताल का तो यहाँ पे अपन यूज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हड़ताल आ गया है, अतिविषा हड़ताल तो हड़ताल नहीं, डी वाला ऑप्शन गलत है। फिर मुस्ता कुष्ठ मनासीला तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए बी सी। मैच करते चलो, क्या मतलब ए बी सी किस में है, बी में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कश्यप संहिता वेदना अध्याय अनुसार मुख स्वेद लक्षण किस व्याधि में मिलते हैं। ऑप्शन ए है अनह, ऑप्शन बी है अस्मरी, ऑप्शन सी है सूल और ऑप्शन डी है विबंध। तो कश्यप संहिता वेदना अध्याय अनुसार मुख स्वेद लक्षण निम्नलिखित किस व्याधि में मिलते हैं। तो कश्यप संहिता वेदना अध्याय अनुसार मुख स्वेद शूल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म उपरांत अगर किसी नवजात शिशु को टेक्सटाइल स्टिमुलेशन देने के बावजूद शिशु एपनिक रहे या फिर उचित वेंटिलेशन ना हो पाए, यानी कि हृदय की जो गति है वो 100 मिनट से 100 प्रति मिनट से नीचे उतर जाए, तो ऐसे शिशु को प्राण प्रत्यागमन के लिए अगला प्रस्तावित कदम क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ऑप्शन बी है एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन, ऑप्शन सी है एपिनेफ्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्शन डी है एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। बताओ। तो क्या करेंगे अपन लोग, बैग मास्क वेंटिलेशन देंगे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कश्यप मतानुसार दंत निषेचन के संदर्भ में सही मेल है। बताओ, सही मेल बताना है। तो चतुर्थ मंथ में दंत निषिक्त दंत कौन से हैं, तो चतुर्थ मंथ में आपका आशुछेद दंत है, ठीक है। तो चतुर्थ मास में निषिक्त दंत कौन से है, आशुछेद दंत है। इसी प्रकार पंचम मास में निषिक्त दंत कौन सा है, तो पंचम मास में आपका प्रहर्षणी दंत है। तो पंचम मास में कौन सा आपका प्रहर्षणी दंत है। फिर इसी प्रकार सप्तम मास में निषिक्त दंत कौन सा है, तो सप्तम मास में आपका घूर्ण दंत है। तो सप्तम मास में घूर्ण दंत है। फिर सप्तम मास सिक्स मास में, ठीक है, गलती से मैंने सप्तम बोल दिया, षष्टम मास में आपका कौन सा है, तो षष्टम मास जो है उसमें आपका है घूर्ण दंत है। और सप्तम मास में आपका है कौन सा, आशुछेयी दंत, नहीं सॉरी आशुछेय बोलता द्विपुट दंत, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, फोर्थ मास में आपका क्या है, आशुछेयी दंत है। पंचम मास में आपका प्रहर्षणी दंत है। छठवें मास में आपका घूर्ण दंत है। और आपके सातवें मास में द्विपुट दंत है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका,
डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अष्टांग हृदय अनुसार स्निग्ध शुक्ल मुखेण मुखेण क्षण निम्नलिखित किस व्याधि का लक्षण है? ऑप्शन ए है बाल शोष, ऑप्शन बी है क्षीरल्सक, ऑप्शन सी है परिगर्भ और ऑप्शन डी है उल्वक। तो अष्टांग हृदय अनुसार स्निग्ध शुक्ल मुखेण क्षण निम्नलिखित किस व्याधि का लक्षण है? तो अष्टांग हृदय अनुसार स्निग्ध शुक्ल मुखेण क्षण किस व्याधि का लक्षण है? तो बाल शोष का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। स्निग्ध शुक्ल मुखेण क्षण किसका है? बाल शोष का है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहले स्टेटमेंट बोला गया है कि कश्यप मतानुसार 4 प्रकार के चर्मदल होते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, सॉरी 2 स्टेटमेंट है, सॉरी। तो पहला है कश्यप के अनुसार 4 प्रकार के चर्मदल होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है त्वचा पर दग्ध गुड़ जैसे मंडल का होना पैत्तिक चर्मदल का लक्षण है। तो वही आपके 4 ऑप्शन है। तो देखो, पहला जो बोला गया है चरक कश्यप संहिता के अनुसार 4 प्रकार के चर्मदल होते हैं, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, त्वचा पर दग्ध गुड़ जैसे मंडल का होना पैत्तिक चर्मदल का लक्षण है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पहला कथन सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे बोला गया है क्या बोला गया आपका? चक्रदत्त के अनुसार आम व चिकित्सा सूत्र के आधार पर किस क्रम में निम्नलिखित कर्मों का निर्देश किया गया है? ठीक है, तो चक्रदत्त के आम व चिकित्सा सूत्र के अनुसार निम्नलिखित किस क्रम का, मतलब कौन से क्रम में क्रिया कराया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है दीपन, दीपन स्नेहन स्वेदन विरेचन वस्ती। ऑप्शन बी है दीपन स्नेहन स्वेदन विरेचन वस्ती। ऑप्शन सी है स्वेदन दीपन विरेचन स्नेह पान वस्ती। और ऑप्शन डी है विरेचन स्नेह पान दीपन वस्ती स्वेदन। तो आम बात चिकित्सा सूत्र के आधार पर बताओ, तो क्या कराते हैं अपन लोग? चक्रदत्त के अनुसार सबसे पहले स्वेदन कराते हैं, ठीक है, फिर क्या कराते हैं अपन लोग? दीपन कराते हैं, फिर क्या कराते हैं अपन लोग? विरेचन कराते हैं, फिर इसके बाद में स्नेहपान कराते हैं और लास्ट में आपका क्या है? वस्ती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म रक्त स्तंभन के लिए निर्देशित नहीं किया गया है? दहन, पाचन, संधान, विमलापन। तो सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म रक्त स्तंभन के लिए निर्देशित नहीं किया गया है? तो सुश्रुत संहिता अनुसार कौन सा कर्म रक्त स्तंभन के लिए निर्देशित नहीं किया गया है? दहन, पाचन, संधान किया जाता है आपका, विमलापन नहीं है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार निम्नोक्त कौन सी मात्रा स्नेहवस्ती के लिए कही गई है? ऑप्शन ए है निरुवस्ती मात्रा, निरुवस्ती का मात्रा का 1/16 पार्ट। ऑप्शन बी है निरुवस्ती मात्रा का 1/4 पार्ट। ऑप्शन सी है निरुवस्ती मात्रा का 1/6 पार्ट और ऑप्शन डी है निरुवस्ती मात्रा का 1/8 पार्ट। तो सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्नेहवस्ती के लिए कही गई है? तो निरुवस्ती का 1/4 पार्ट। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार व्रण शोध की अवस्था में अल्पशोभता लक्षण पाया जाते हैं। तो सुश्रुत अनुसार व्रण शोभ की अवस्था में अल्पशोभता लक्षण पाया जाते हैं। ऑप्शन ए है आम व पच्यमान, ऑप्शन बी है आम व पक्व, ऑप्शन सी है पच्यमान और ऑप्शन डी है पच्यमान व पक्व। इसका आंसर आपको देना है, सुश्रुत अनुसार व्रण शोभ की किस अवस्था में अल्पशोभता लक्षण पाए जाते हैं? तो सुश्रुत के अनुसार व्रण शोध की किस अवस्था में अल्पशोभता लक्षण पाए जाते हैं? तो आम व पक्व अवस्था में अल्पशोभता लक्षण पाए जाते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजसन रीजन। पहला अजसन यहाँ पे बोला गया है कि सीवन कर्म करते समय सूची त्वचा के किनारे से न तो बहुत दूर और न ही बहुत ही पास वेधन करना चाहिए।
रीज़न बताया गया है कि दूर वेधन करने से पीड़ा होती है और बहुत पास किनारे से वेधन करने से अवलुचित हो जाती है। तो 4 ऑप्शन है आपका, बताओ। तो देखो, पहला अजसन जो बोला गया, सीवन कर्म करते समय सूची त्वचा के किनारे से न तो बहुत दूर और न ही बहुत पास से वेधन करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर दूर से वेधन करोगे तो क्या है, पीड़ा होगी, और बहुत पास से करोगे तो किनारे वेधन करने से अवकुलचित हो जाएगी, सॉरी अवलुचित हो जाएगी। ठीक है, तो अजसन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन अजसन की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि हेमंत शिशिर वसंत ऋतु में व्रण बंधन को तीसरे दिन खोलना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है, आत्यायिक अवस्था में व्रण बंधन को कभी भी तुरंत खोला जा सकता है। तो बहुत ईजी है ये, 4 ऑप्शन है आपके। तो क्या है, शिशिर हेमंत शिशिर वसंत ऋतु में व्रण बंधन को तीसरे दिन खोलना चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, इसके अलावा आत्यायिक अवस्था में व्रण बंधन कभी भी तुरंत खोला जा सकता है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्फी स्ट्राइड किससे संबंधित है? अपेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो मर्फी स्ट्राइड किससे संबंधित है? तो मर्फी स्ट्राइड आपका अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार पानीय क्षार का उपयोग निम्नोक्त किस रोग में किया जाता है? तिमिर, रक्तपित्त, उदर, अर्श, सॉरी तिमिर, रक्तपित्त, उदर रोग या उदर अश्मरी। बताओ, इसका आंसर आपको देना है। सुश्रुत अनुसार पानीय जो क्षार है उसका प्रयोग अपन कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो यहाँ पे देखो 2 आंसर जाएगा, यहाँ पे उदर रोग भी जाएगा, ठीक है, अर्श भी जाएगा और आपका अस्मरी भी जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये भी और ये भी, मतलब यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, डी जाएगा। मतलब पर्टिकुलरली ये दोनों आंसर हैं, उदर रोग है, अश्मरी है, सॉरी अर्श है ये, यार 1 मिनट रुको, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो उदर रोग हो गया और आपका अर्श हो गया, ठीक है, और अस्मरी हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये दोनों जाना चाहिए, उदर रोग भी जाएगा और उदर रोग अश्मरी। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर आपका नीचे वाला जाएगा। ठीक है, तो उदर रोग अश्मरी। ठीक है, अर्श भी है इसमें। ठीक है, तो अर्श में भी अपन कराते हैं। तो उदर रोग, अश्मरी और अर्श, ये तीनों में अपन क्या कराते हैं, तो पानीय क्षार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार निम्नोक्त तो कौन सा निर्विष जलौक है? ऑप्शन है इंद्रयुधा, ऑप्शन बी है कर्बूरा, ऑप्शन सी है समुद्रिका और ऑप्शन डी है सावरिका। तो निर्विष जलौका कौन सा आपका, सावरिका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुश्रुत अनुसार किस सिरे का कर्णवेधन करने से मन्य स्तंभ उत्पन्न हो सकते हैं? ऑप्शन है दैवकृत, ऑप्शन बी है कलिका, ऑप्शन सी है लोहितिका और ऑप्शन डी है मरमयिका। तो सुश्रुत अनुसार किस सिरे का कर्णवेधन करने से मन्य स्तंभ उत्पन्न हो सकते हैं? तो सुश्रुत अनुसार लोहितिका सिरा का वेधन करने पर, ठीक है, सॉरी लोहितिका सिरा का कर्ण वेधन करने पर क्या है, मन्य स्तंभ उत्पन्न हो सकता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला बोला गया है पायना की 3 विधियां हैं, क्षार, उदक और तैल। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है तैल पायना मांस छेदन हेतु किया जाता है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पायने की 3 विधियां, क्षार, उदक, तैल, लेकिन जो तैल पायना है वो मांस छेदन के लिए नहीं किया जाता। तो क्या आएगा आंसर, पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार निम्नोक्त किस व्याधि में रोगी को बिना कुछ खिलाए पिलाए शस्त्र कर्म करते हैं? ऑप्शन है अर्श,
सॉरी भगंदर अर्श, ऑप्शन बी है भगंदर अर्श मुख रोग, ऑप्शन सी है विद्रधि कांडभग्न और ऑप्शन डी है केवल कांडभग्न। तो बताओ सुश्रुत के अनुसार किस व्याधि में बिना कुछ खिलाए अपन शस्त्र कर्म करते हैं? तो आपका भगंदर, अर्श और कांडभग्न। सॉरी कांडभग्न बोलता हूँ, मुख रोग, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो क्या है आपका भगंदर, अर्श और मुख रोग। इसमें अपन क्या करते हैं? बिना कुछ खिलाए शस्त्र कर्म करते हैं। मैच करते हैं, अपना अपना आंसर बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत मतानुसार दुर्गंध युक्त कर्ण स्त्राव कम करने के लिए कौन से द्रव्य से धूमपान किया जाता है? तो बिल्व, गुगलू, कपित्त, लाक्षा। तो सुश्रुत मतानुसार दुर्गंध युक्त कर्ण स्त्राव कम करने के लिए कौन से द्रव्य से धूपन किया जाता है? सॉरी धूमपान। तो कौन से द्रव्य से धूपन किया जाता है? तो गुगलू से जो है धूपन किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत अनुसार वक्त्रम वक्रम लक्षण किस दंत रोग में पाया जाता है? तो सुश्रुत अनुसार वक्त्रम वक्रम लक्षण किस दंत रोग में पाया जाता है? भंजनक, कृमिदंत, श्यावदंत, उपकुश। तो सुश्रुत अनुसार वक्त्रम वक्र यह लक्षण कौन से दंत रोग में पाया जाता है? तो भंजनक में पाया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ्राण आश्रिते मर्माणी संप्रदुष्टे यश अनिलो नासिकाय नीरेति उपरोक्त संदर्भ कौन से नासा रोग के संप्राप्ति में बताई गई है? ऑप्शन है भ्रंस्तु, ऑप्शन बी है छौतु, ऑप्शन सी है नासा प्रतिनः और ऑप्शन डी है प्रतिशय। तो इसका आपको आंसर देना है घ्राण आश्रिते मर्माणी सप्रदुष्टे यस्य अनिलो नासिकाय नीरेति। यह संदर्भ किस नासारोग की संप्राप्ति के लिए दिया गया है? तो छौथु के लिए दिया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अजसन रीजन। तो अजसन दिया गया है कि पवर्णी में छेदन कर्म के बाद में मधु और कृष्ण मरीच मिलाकर प्रतिसारण किया जाता है। रीजन बताया गया है कि पवर्णी में छेदन कर्म के बाद में सैंधव तथा मधु मिलाना प्रतिसारण मिलाकर प्रतिसारण किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपका। तो देखो यहाँ पे जो बोला गया ना पवर्णी में, ये तो आपका 2 ऑप्शन तो नीचे का ही चला गया है, ठीक है, दोनों कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट से ही समझ आ रहा है कि पवर्णी में छेदन कर्म के बाद में मधु और कृष्ण मरीच मिलाकर प्रतिसारण किया जाता है। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन लोग? सैंधव और मधु मिलाकर प्रतिसारण करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? अजसन नॉट करेक्ट पर रीजन इज करेक्ट। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुश्रुत मतानुसार अक्षिपाकत्य व्याधि में कौन से दोष की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है कफ रक्त, ऑप्शन बी है पित्त कफ और ऑप्शन सी है त्रिदोष और ऑप्शन डी है वात पित्त। तो सुश्रुत मतानुसार अक्षिपाकत्य व्याधि में कौन से दोष की दृष्टि होती है? तो त्रिदोष की दृष्टि होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो सॉफ्ट कंटेक्ट लेंस कौन से द्रव्य से बनाए जाते हैं? तो सॉफ्ट कंटेक्ट लेंस कौन से द्रव्य से बनाए जाते हैं? कांच हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, इसके अलावा हाइड्रोक्सी एथिल मेथाक्राइल हो गया, ठीक है, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइल हो गया। किससे बनाया जाता है? तो हाइड्रोक्सी एथाइल मेथाक्रिल से अपन क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोक्सी एथिल मेथाक्रिल से अपन सॉफ्ट लेंस बनाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक मत अनुसार
रुक्ष गुण के कारण वात प्रकृति व्यक्ति में कौन सा लक्षण मिलता है? ऑप्शन ए है बहुप्रलाप, ऑप्शन सी है चपल गति, ऑप्शन सी है जागरूकता और ऑप्शन डी है शीघ्र क्षोभ। तो चरक मत अनुसार रुक्ष गुण के कारण वातल प्रकृति व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो चरक मत अनुसार रुक्ष गुण के कारण वातल प्रकृति व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? जागरूकता पाया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका बोला गया है छेद्य मंडलाग्रेण जीवोपरिति तु संस्थितम। उपरोक्त संदर्भ कौन से तालु रोग के लिए वर्णित है? गलसुंडिका, कच्छप, कंठशालु, उपजीविका। तो छेद्य मंडलाग्रे जीवोपरिते तु संस्थितम, यह किसके संदर्भ में कौन से तालु रोग के लिए बोला गया? तो गल सुंडिका के लिए बोला गया। ठीक है, सुधार लेना इसको, गल सुंडिका है, ये मुंडिका नहीं है। तो गल सुंडिका के लिए बोला गया। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसंधान पद्धति में क्रमबद्ध करें। ठीक है, अरेंजमेंट करना है अपने को। पहला आपका सैंपल सिलेक्शन, फिर डाटा एनालिसिस, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, डाटा कलेक्शन, इसके अलावा आपका जो डिजाइन है उसकी संकल्पना करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन लोग, तो उसके बाद में अपन डिजाइन की संकल्पना करेंगे। ठीक है, फिर डिजाइन बनाने के बाद में क्या होता है आपका, जो सिलेक्शन करते हैं अपन लोग सैंपल का। ठीक है, तो सिलेक्शन सैंपल का सिलेक्शन हो गया। फिर क्या करते हैं अपन लोग, तो डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, और डाटा कलेक्शन के बाद में क्या करते हैं अपन लोग, डाटा एनालिसिस करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विप्लुप्ता योनि व्यापक का वर्णन किस आचार्य ने किया है? चरक, कश्यप, सुश्रुत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विप्लुप्ता योनि व्यापक का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो विप्लुप्ता योनि व्यापक का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो दो स्टेटमेंट दिया गए हैं। ठीक है, मैं इसको हिंदी में ही अनुवाद करके आपको बता देता हूँ। पहला आपका दिया गया है चरक के अनुसार है, सुश्रुत के अनुसार ही है दोनों स्टेटमेंट। तो पहला आपका बोला गया है कि शुक्र वह स्रोतस के मूल स्तन और वृषण है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू चरक मेदो वह स्रोतस का मूल वृक्क तथा वपवहन है। तो चार ऑप्शन वही है। तो देखो, शुक्र वह स्रोतस का मूल स्तन तथा वृषण है, बिल्कुल सही कथन है। और चरक ने मेदो वह स्रोतस का मूल क्या है, वृक्क तथा वपवहन को माना है, तो ये भी कथन सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक अनुसार रात्रि में दधि सेवन से उत्पन्न होने वाली निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि है? ऑप्शन है ग्रद्रशी, कामला, मन्य स्तंभ, पक्षाघात। तो चरक मत अनुसार रात्रि में दधि सेवन से उत्पन्न होने वाली व्याधि निम्न में से कौन सी है? तो चरक अनुसार रात्रि में दधि सेवन करने से कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? तो कामला की उत्पत्ति होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तलोचनम किस प्रकार के श्वास का लक्षण है? तो रक्तलोचनम किस प्रकार के श्वास का लक्षण है? ऑप्शन है छिन्न, ऑप्शन बी है महा, ऑप्शन सी है तमक और ऑप्शन डी है ऊर्ध्व। तो रक्तलोचनम किस प्रकार के श्वास का लक्षण है? तो रक्तलोचनम आपका छिन्न श्वास का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे बोला गया राउट लिगामेंट का एक छोर गर्भाशय के ऊपरी भाग के साथ में जुड़ा होता है तथा दूसरा छोर किस स्थान से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है एंटीरियर थर्ड ऑफ लिविया मेजोरा, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स और ऑप्शन डी है वर्टिब्रा कॉलम। तो बताओ किससे जुड़ा हुआ होता है? एक तो आपका एक छोर जो है वो गर्भाशय से यानी कि यूट्राइन से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा छोर किससे अटैच्ड रहते हैं? तो इंटीरियर थर्ड ऑफ लिबिया मेजोरा से। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय अनुसार मूर्धनी तैल किस ऋतु में दिया जाना चाहिए?
हेमंत, शरद, वर्षा, वसंत। तो किस ऋतु में निर्दिष्ट है अष्टांग हृदय के अनुसार मूर्धनी तैल? तो हेमंत ऋतु में निर्दिष्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अष्टांग हृदय अनुसार वसंत ऋतु में कौन सा अंबुपान सेवन हेतु उपयुक्त है? चंदन अंबु, मरीच अंबु, श्रृंगवेर अंबु, उष्ण अंबु। तो अष्टांग हृदय के अनुसार वसंत ऋतु में कौन सा अंबुपान सेवन उपयुक्त है? तो अष्टांग हृदय अनुसार श्रृंगवेर अंबुपान जो है वसंत ऋतु में उपदिष्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से कौन सा वात अनुलोमन कराते हैं? ऑप्शन है मंड, ऑप्शन बी है ओदन, ऑप्शन सी है पिया और ऑप्शन डी है विलेपी। तो अष्टांग हृदय के अनुसार कौन सा वात का अनुलोमन कराते हैं? तो मंड जो है वो वात का अनुलोमन कराता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु का अनुप्रविष्ट गुण निम्न में से कौन सा है? रस, रूप, शब्द, स्पर्श। तो वायु का अनुप्रविष्ट गुण कौन सा है आपका? शब्द। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे कि कर्म संयोग एवं विभाग का निरपेक्ष कारण होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि गुण का संयोग एवं विभाग का निरपेक्ष कारण होते हैं। बताओ। तो देखो, कर्म संयोग एवं विभाग का निरपेक्ष कारण होते हैं, बिल्कुल सही कथन है, लेकिन गुण संयोग एवं विभाग का निरपेक्ष कारण नहीं है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिक्का का श्वास एवं पार्श्व शूल से पीड़ा हिक्का का श्वास पार्श्वशूल से पीड़ित रोगी के लिए उत्तम औषध कौन सा होगा? अतिविषा, एरंडमूल, काकमाची, पुष्कर मूल। हिक्का का श्वास और पार्श्वशूल से पीड़ित रोगी के लिए उत्तम औषधि कौन सा होगा? हिक्का का श्वास और पार्श्वशूल से पीड़ित रोगी के लिए उत्तम औषधि कौन सा है आपका? पुष्कर मूल है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता में सूरा असव विधान को किस रोग की चिकित्सा के रूप में बताया गया है? कफ, पित्त, रक्तवात। तो चरक संहिता में सूरा असव विधान को किस रोग की चिकित्सा के रूप में बताया गया है? तो वात रोग की चिकित्सा के रूप में बताया गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक द्वारा निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप शरीर मुपचिनौती दर्शाया गया है? जीर्ण आश्रियात, मात्रा आश्रियात, मात्रावद आश्रियात, स्निग्धम आश्रियात, उष्णम आश्रियात। तो चरक अनुसार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप शरीरम मुपचिनौती दर्शाया गया है? तो शरीरम मुपचिनौती किसके लिए दर्शाया गया है आपका? स्निग्धम आश्रियात। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक द्वारा निम्नोक्त में से कौन सा सत्व के लक्षण में दीर्घदर्शी बताए गए हैं? अर्श, इंद्र, वारुण, याम्य। तो कौन सा सत्व के लक्षण को दीर्घदर्शनी बताया गया है? इंद्र सत्व का जो लक्षण है वो आपका दीर्घदर्शनी बताया गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, चरक अनुसार इंद्रिय बुद्धि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? क्षणिक, नित्य, विकल्पज, व्यवसायित्मक। तो चरक अनुसार इंद्रिय बुद्धि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? तो चरक अनुसार जो इंद्रिय बुद्धि होते हैं वो क्या होता है आपका? क्षणिक होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपके टोटल लगभग 2200 से 2100 जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, 2200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं अगेन ये बोलूँगा कि जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, आप लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं घबराते हैं, ठीक है, डरते हैं,
घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर फोकस होकर के जो काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वही चीज़ को करना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप देखोगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दे के निकलोगे तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे कन्फर्म है, ठीक है। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 300 तो पूरा एकदम कन्फर्म है, ठीक है। अगर आप पूरी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करते हो, ठीक है, तो एक गवर्नमेंट सीट के लिए आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो 300 तक के नंबर आप बोल सकते हो, लेकिन पूरा आप बोलोगे कि हाँ 120 में 120, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता। और मैं तो लास्ट 30 डेज में करा रहा हूँ, तो मैं 300 तक, यानी कि एक दिन में आप ये मान के चलो, एक दिन में आपका यहाँ पे 10 नंबर का यहाँ पे आपका हो रहा है, ठीक है। यानी कि 2 से 3 MCQ जो है एक दिन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको कवर करें, और वो होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।